अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, सिंध का बजट तो आ गया है, लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं उनके मसाइल जू के तू हैं और जो उन्होंने उम्मीदें बांध रखी थी बजट से, वो उन पर तो पानी फिर गया है और इसी पर शहरियों को बड़ा सख्त गुस्सा है, गम भी है और दुख भी है। कराची मौशी हब तो है, लेकिन कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नहीं है या शुरू नहीं करने का कोई इरादा नहीं है। सवाल उठा दिया शहरियों ने। कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन जब सहूलियात की बात आती है तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। शहरी मायूस हैं और बेबसी का भी शिकार नज़र आते हैं, जबकि मुआशरे में जो एक डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सूबाई हुकूमत भी बजट में शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही। बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासियाब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रखा गया है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। शहरी आबादी और माशी किरदार को सामने रखते हुए कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि मुल्क की मईशत में 60% से ज़ायद हिस्सा डालने वाले शहर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है और हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं किया गया। सिंध असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, सख्त एहतजाज था और उन्होंने ये कहा कि हम बजट में डिस्पेंसरी अलाउंस नहीं रखा गया, हमारे लिए जो बढ़ाई गई हैं तनख्वाहें। मानसून आने वाला है, क्या तैयारियां हैं और नालों की सफाई के आगाज़ के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि जब आफत सर पे आ जाती है तब आगे बढ़ के काम किया जाता है। उससे पहले कोई प्लान नहीं किया जाता, कोई पहले मंसूबा साजी नहीं की जाती, जिसके बायस जो तकालीफ हैं वो कई मल्टीपल हो जाती हैं, वो कई ज़्यादा हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और वो ऑब्वियसली आम शहरी ही बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो घर में एंजॉय करते हैं बारिश को। बहरहाल जो टॉपिक हैं वो मैंने अनाउंस कर दिया और अब मैं तारुफ करवाऊंगी अपने गेस्ट का, जो कि मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM से जाहिद मंसूरी साहब और PTI से सलीम सिचवानी साहब, और जैसे जैसे मज़ीद गेस्ट हमारे साथ जुड़ते जाएंगे हम उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे और सवालात का सिलसिला भी जारी रखेंगे। दोनों गेस्ट को मैं बहुत खुशामदीद कहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी जाहिद मंसूरी साहब आपसे। जाहिद मंसूरी साहब, शहरियों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। उनका ख्याल था कि सिंध हुकूमत बहरहाल 17 सालों बाद 18वां बजट जब पेश कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेके आएगी और शायद अब कोई खुशखबरी सिंध के लोगों के लिए, या अगर थोड़ा मुख्तसर कर दे तो कराची के लोगों के लिए शायद कुछ हो। लेकिन हमने देखा कि बजट जूं का तू कहीं पे कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे देखते हैं? देखिए, ये 18 बजट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान और, लेकिन बदकिस्मती से जो शहरी के लिए जो बजट रखा गया वो भी जो पुराना बजट था वही रखा गया उन्होंने, 33 अरब रुपए। अच्छा, लास्ट ईयर हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि जो CM हाउस का जो खर्चा है साल का बजट, रेन्यूएशन का, दूसरे यानी खाने पीने का खर्चा, वो 42 अरब रुपए रखा गया था। अच्छा, वो भी अभी तक 42 अरब रखा गया, 42 अरब रुपए सिर्फ CM हाउस का खर्चा। और पूरे कराची जिसमें 4 करोड़ 3.5 4 करोड़ की आबादी रहती है, उसका बजट उन्होंने रखा 33 अरब रुपए। और जो मतलब जो पिछला बजट था वही उन्होंने एज इट इज कंटिन्यू किया। हालांकि इस वक्त टाउन बढ़ चुके हैं, UC बढ़ चुके हैं, 246 UC हैं, 26 टाउन है, उनके लिए भी जो फंड है ना बिल्कुल नाकाफ़ी रखा गया। फिर जितने भी लोग जो यहाँ के जो अपना मुलाजमत पेशा तबका है उनको कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। कहा पहले कहा गया था कि हम इनको बड़ा रिलीफ फराहम करेंगे, तनख्वाहों में रिलीफ फराहम करेंगे, बिल्कुल, फिर दूसरे जो सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जैसे हमें पता चले कि लोग वो हो, क्योंकि लोग महंगाई से बोझ रहे दमे हुए और महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है। अभी भी देखें, हर चीज़ की कीमतें जो है, किराए की कीमत में देख लें, दूध की कीमतें देख लें, गोश्त की कीमतें देख लें, हर चीज़ बढ़ रही है। तो जब भी बात होती है वफाक की तरफ से, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, हमारे PM साहब ने भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने यही कहा मईशत बहुत आगे जा रही है, महंगाई बहुत कम हो चुकी है और आवाम बहुत सुकून में है। तो वो किस इलाके की बात कर रहे हैं? आज भी MKM डेलीगेशन ने मुलाकात की उनसे, अपना जो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी, अच्छा, और अपना दूसरे जो वज़ीर मौजूद थे उनसे मुलाकात की। उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए कि भाई हमने तो आपको जो पॉइंट दिया था कराची के हवाले से, कराची कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, K4 मनसूबा 2008 से सिसक रहा है, बिलक रहा है कि भाई मुझे मुकम्मल कर दो, कराची के अवाम
पानी के लिए बिल कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए भी उन्होंने पैसे नहीं रखे। K4 मंसूबे के हकायक अगर पता चल जाए और जो हमने अपने शो में जो इसके चश्म कुशा जो इंकशाफात थे वो यहाँ पे जो हुए हैं, तो वो तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है K4 मंसूबा कभी नहीं मुकम्मल होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी लाइन है, पानी ही नहीं है। आप पानी कहाँ से देंगे? आप क्या अपनी ज़राअत को खुश्क करके देंगे? पानी तो मौजूद है, ऑगमेंटेशन के लिए कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से तरसील देंगे? असल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। मसला ये होता है कि पानी जो पानी आता है, सिंध को जो पानी मिलता है उसमें कराची का शेयर तय है कि कराची को शेयर मिलेगा। सर 20 सालों से कराची को जो पानी दिया जा रहा है उसमें एक बूंद भी ज्यादा इजाफा नहीं किया गया, जबकि आबादी जो है वो 3.5 करोड़ से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। जो प्लानिंग की गई थी ना कि K3 का जो मंसूबा था वो प्लानिंग किया गया था 2 करोड़ की आबादी के लिए। K4 मंसूबा के लिए किया गया था तकरीबन 2.5-3 करोड़ की आबादी के लिए प्लान किया गया मोर देन इनफ होता। जी, लेकिन देखे ना अब वो 68% रेवेन्यू दे रहा है वफाक को, और इसी 68% से पूरा पंजाब तरक्की पा रहा है, ठीक है, और दूसरे सूबे तरक्की पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई महरूम है तो कराची महरूम है। क्यों महरूम है? इसलिए कि भाई टैक्स कलेक्शन करके दे रहे हैं, ये सोने की चिड़िया है, इसको जो है ना वो बिल्कुल दबा के रखो और से ना कशीद करते रहो, खींचते रहो पैसे, उस पर खर्च नहीं करो। तो अब ये मसला यहाँ तक पहुँच गया कि अब कराची वाले अब जाए तो जाएगा। 99% देते हैं सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत जवाब में कितना देती है? 33%, 33 अरब रुपए कि भाई 33 अरब रुपये में आप डेवलपमेंट खर्च करें। BRT मंसूबा आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2022 में शुरू हुआ था, इसकी कंप्लीशन डेट थी दिसंबर 2024, हम 2025 में खड़े हैं और अभी तक इसका कुछ पता नहीं है, और ये तकरीबन 50% तक भी उम्मीद नहीं है लग रही। जी बिल्कुल। तो मकसद ये कि जब पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, रोडें हमारी टूटी फूटी बद हाल है। अब आपने मानसून का भी जिक्र किया, तो मानसून जब होगा तो ये रोडें खुद ही पड़ी हुई, उनका क्या हाल होगा? वो तो मैं नाले सफाई होती नहीं है, तो पूरा बजट जो है ना सिर्फ जो गोरख धंधा है सिर्फ अल्फाजों का और सिर्फ नंबरों का कि भाई जो है ना ये पैसे यहाँ रख दो, या पैसे रख दो। मैं आपको मिसाल दूं, राष्ट्रीय रोड रखे 950 मिलियन रुपए डेवलपमेंट फंड के लिए, और इन्होंने खर्च किए कितने? 810 मिलियन रुपए, और जो बाकी फंड लैप्स हो गया, वो खर्च नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये कि इनमें नहाई लिए ना कि ये फंड कर लेते हैं, और वो भी जो 810 मिलियन खर्च किए उन्होंने, वो भी करप्शन के जद में गए सारे, क्योंकि तो करप्शन का रेट 80% हो गया है सिंध हुकूमत के लिए। सिर्फ 20% का काम वो कर लेते हैं, 80% वो करप्शन कर लेते हैं। इस साल भी इन्होंने ये किया कि आपको कहीं 20% नजर आ रहा है? नहीं, कुछ जगह पे हो सकता लगा दिया उन्होंने। मैं ऐसी खुशफहमी का शिकार हूँ मैं तो हो सकता उन्होंने कर दिया हो। लेकिन बदकिस्मती से देखें ना, अभी भी उन्होंने तकरीबन 1000 मिलियन से क्रॉस किया डेवलपमेंट फंड के लिए कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, नहरें बनाएंगे, ये रोडें बनाएंगे, और ये अपना कचरा उठाएंगे, सबके लिए उन्होंने पैसे रखे हैं। लेकिन अभी तक जो है ना ऐसा कोई हमें भी पैसे रख दिए गए हैं बजट में, लेकिन काम का आगाज जो है वो अभी नहीं किया गया। हो सकता है वो अगले बजट आने तक शायद कुछ आगाज या कुछ बात उस पर की जा सके। सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, आपको कहीं नज़र आ रहा है कुछ जो बजट में चीज़ें रखी गई, कोई बात या कोई प्लानिंग का आगाज़ कर दिया गया है कि ये हमने इतना बजट रखा है तो हम इस पर अब इस काम का आगाज़ करने के लिए ये कमेटी तश्कील दे रहे हैं, या कुछ इकदाम आपको नज़र आए, कुछ अहकाम नज़र आए आपको? पिछले 1 साल में जो है गुर्बत की लकीर से नीचे 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद गए, और तकरीबन 10 करोड़ के अफराद के करीब जो है वो पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं जी। और ये बजट इसमें मजीद इजाफा कर रहे हैं, 45% से ज़्यादा हो चुके हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोग, और ये बजट जो है इसमें मजीद इजाफा करेगा, क्योंकि इसमें आप देख लें इसमें कोई भी आवाम के लिए रिलीफ नहीं रखा गया। और जो तरक्याती मनसूबे रखे जाते हैं तो आप देख लें इसके तरक्याती मनसूबों का क्या हाल होता है। K4 मंसूबा सुनते सुनते कान पक गए, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। हैदराबाद सखर मोटरवे के जो पैसे कहाँ गायब हो गए, आज तक पब्लिक को नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो गए। और असल मसला वही आ जाता है कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी और उस वक्त तक जो है मुल्क, सूबा या शहर आगे नहीं बढ़ सकता। और इससे भी बड़ा मसला जो कौम के सामने अब जो खड़ा हुआ है, जो आप देख लें इंटरनेशनल हालात, गजा के हालात देख लें, ईरान के हालात देख लें। अगर ईरान और ये इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है मुस्लिम दुश्मनी में, उसने ईरान के ऊपर मजीद अटैक किया और अपने हॉर्मस बंद हुई, तो आप देख लें कि पेट्रोल की रेट कहाँ चले जाएंगे। तो इस वक्त हुकूमत की सबसे अहम ज़रूरत ये होनी चाहिए कि उसको तमाम तरक्याती अखराजात रोक दे, इस वक्त तमाम के तमाम अखराजात रोक दे, ताकि कल अगर
पेट्रोल के दाम और दीगर मदाद में महंगाई बढ़ती है तो अवाम को उन पैसों से रिलीफ देने की पोजीशन में हो। ये तमाम के तमाम पैसे भी करप्शन की नजर ही जान है, इससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना है। ये सिर्फ हम सुनते रहेंगे कि ये मेगा प्रोजेक्ट बनता है, मेगा प्रोजेक्ट में भी 60% से ज्यादा जो है वो मेगा प्रोजेक्ट में करप्शन की नजर हो जाता है और 40% लग रहा होता है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट हो या डी मेगा प्रोजेक्ट हो, ये कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल से फिलहाल रोक देने चाहिए इनको तमाम प्रोजेक्ट, और इंटरनेशनल हालात को मद्देनजर रखते हुए आवाम को मुस्तकबिल में किस तरीके से बेहतर पोजीशन में रखना है इसके बारे में इनको गौर करना चाहिए। साहब, अगर ये अभी जो कुछ थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है, अगर वो रोक देंगे, आप जाके आप मुझे बताएं 4 साल से आप काम होते हुए देख रही हो, आप रोड पे आते हो कितने शानदार काम हो रहे हैं, आपको सिवाय टूटी हुई रोड की और क्या नजर आता है? का आप वो देखें, वो अंडरपास जो बन रहा है वो आप आज ही मैंने विजिट किया, आज तो मैंने पूरे कराची का विजिट किया, मैं घूमती रही हूँ सुबह से यही देखने के लिए कि 2 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, काम जारी है ये नजर आ रहा है और वो प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सुस्त है लेकिन काम हो रहा है, रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि अगर रोक दिया और बारिश हुई या और लोग कैसे सरवाइव करेंगे, पूरी मार्केट इतनी बड़ी बात। दूसरी बात सर, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि चिंची रिक्शे का जो कमिश्नर कराची ने बैन लगाया है 2 महीनों के लिए, आज कहीं पर भी मुझे किसी रोड पे चिंची रिक्शा नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने ट्रैफिक के फ्लो को तो आपने मद्देनजर रख लिया कि बहुत अच्छा था, ठीक है, मगर आपने ये नहीं सोचा जो चिंची रिक्शा से जो सफर कर रहे थे खवातीन और बच्चे और बूढ़े और जवान जो सफर कर रहे थे वो कितनी मुश्किलात में आ गए। मैं उसका बस जो है वो 1-1 घंटे के बाद आ रही होती है, नहीं, और खवातीन और ये परेशानी की आलम में, और मैं ये प्रैक्टिकली मैं इसका वो हर 15 मिनट बाद मैं करीमाबाद से मेरी भतीजी खुद वहां से आती है, चिंची रिक्शा में बैठ के वो स्कूल में पढ़ाती है, वहां से चिंची रिक्शा में बैठ के वो आती है गुजर रही थी गार्डन की तरफ, मगर आज उसको 1-1 घंटे खड़ा रहना पड़ता है और बाद दफा मजबूरी की हालत में उसको रिक्शा करके आना पड़ता है 300 रुपए खर्च करके। आप बताएं कि ये चिंची रिक्शा खत्म करें, मैं नहीं कहता हूँ न करें, मगर साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ाएं और 50 बसें क्या, ये शहर कराची को हजारों बसें चाहिए, आप 50 और 100 और 200 की फिगर में उलझे रहेंगे। 15 लाख बाइकें जहाँ चल रही हैं, जहाँ 15 लाख बाइकें चल रही हैं वहाँ के ऊपर ही आप 100-200, और ये बाइकें आपको पता मौत के कुएं की तरह चल रही होती हैं, यहाँ से यूं जा रही होते हैं, यहाँ से यूं जा रहे होते, रोजाना हादसा हम सुन रहे होते हैं कि आज यहाँ पे हादसा हो गया, आज वहाँ पे हादसा हो गया, मगर तमाम हादसा को रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मगर इस वक्त जो है मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि हमें आने वाले फ्यूचर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो चंद दिन हो सकता है 15 दिन के बाद सूरत हाल खराब हो जाए या महीने में सूरत हाल खराब हो जाए और पेट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दीगर जो है जरूरियात जिंदगी वो बहुत ज्यादा महंगी जाए, इसको आवाम को किस तरह रिलीफ देना है उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए हुकूमत को, और उसके ऊपर जो है वो गौर मेरे ख्याल से कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत थी, है और रहेगी। देखिए हमारे जितने ब्यूरोक्रेट है ना, वो समझते हैं हम मौलाजट है, जो चाहे एक नंबर कर लें, उसको मुतबादिल सोल्यूशन नहीं देते। बिल्कुल सही बात। जैसे चिंची बंद कर दी, ठीक है बंद कर दें आप, लेकिन मुतबादिल तो दें, कम से कम एक रूट पे 100-100 200 बसें तो हो, जो अपना रूट पूरा करते हैं। नहीं होता ये कि वो आके एक करते हैं, शाही हुक्म जारी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर वो बिल्कुल जो मसला है उसको हल करने के लिए जरूरी है कि उसका ऑल्टरनेट भी दिया जाए, ताकि जो आवाम जो तकलीफ झेलते हैं उनके लिए कुछ सहूलत हो सके। और अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी से MP हैं मोहम्मद फारूक साहब, उन्होंने हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि जमात इस्लामी से मोहम्मद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, MP हैं ये जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फारूक साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी मोहम्मद फारूक साहब, हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल पे हमेशा की तरह, और कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई हल सामने आ जाए। जमात इस्लामी बहुत काम कर रही है, आपके जो टाउन चेयरमैन हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं, लेकिन अभी जो बजट आया है इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता थी और कितना आपकी उम्मीदें बढ़ आएंगी, या कैसे देखते हैं आप बजट को कि ये शहरियों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकेगा?
नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया मोहम्मद फ़ारूक साहब से, लेकिन हमारा राब्ता भी बहाल हो गया है। मोहम्मद फ़ारूक साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सिंध का बजट आया है वो कितना फ्रूटफुल है कराची के लिए, और आपके चेयरमैन काफ़ी काम कर रहे हैं अपने टाउन्स में, कितना मुतमईन है शहरी इस बजट से? जी हेलो जी फारूक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी 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 ठीक है, ठीक है। आपने सवाल सुना, ये मैं रिपीट करूं? नहीं रिपीट करें आप सवाल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कराची वालों को बड़ी उम्मीदें थी बजट से, तो आपके जो टाउन चेयरमैन हैं वो तो बड़ा काम कर रहे हैं अपने टाउन्स के अंदर, जमात इस्लामी काम कर रही है, नज़र भी आ रहा है। आपके जो शहरी हैं, शहर कायद के जो लोग हैं, क्या वो मुतमईन हैं इस बजट से जो शहर कराची के लिए दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसे अहम इशू पे मुझे लिया है। देखिए शुमाइला, ये जो वफाकी बजट पेश हुआ है ना, और उसके बाद सूबाई बजट पेश हुआ है, दोनों बजट इस वक्त कराची के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये कराची जैसे शहर के लिए पानी जैसा मंसूबा एक है, और वो पिछले कई बरस से हमारी बजट बुक के अंदर मौजूद है। K4 मंसूबा 22 सालों से जेर तकमील है सर, और आइंदा 22 सालों तक इसकी तकमील का कोई है नहीं उम्मीद। जी जी ऐसे ही है। और इस शहर के लिए जो शहर 3000 अरब रुपए टैक्स देता है सालाना, जिसने लास्ट ईयर दिया है, इसके लिए पानी के सबसे बड़े मंसूबा, इस वक्त कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ही पानी है। इसके K4 मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए रखे हैं। हालांकि वापदा के मुताबिक अगर ये 40 अरब रुपए रखते तो K4 मंसूबे का जो पहला फेज है वो मुकम्मल हो जाता, लेकिन इन्होंने 3.2 अरब रुपए रखे हैं इस वक्त। और ये असल में इस कराची शहर वालों के साथ जो ज्यादती की है वो वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी पार्टियों ने की है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून सरफहरिस्त है, पीपल्स पार्टी उसके साथ मौजूद है, और MQM तो कैबिनेट का हिस्सा है। 2-2, 3-3 वजारतों के ये मजे लूट रहे हैं, और इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद हैं। ये हुकूमत में इलाही हैं, लेकिन इस वक्त कराची के लिए इनके पास मांगने के लिए हिम्मत नहीं है कि कराची के पानी के लिए भी पैसे मांगे। मैंने कहा ना कि 3000 अरब रुपए इस कराची ने टैक्स दिया है, और ये सिर्फ 3 अरब रुपए पानी के लिए रख रहे हैं। K4 मंसूबे के बाद, इस मंसूबे के बाद ऑगमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस पे काम होना है, और उसके लिए कराची, ये एक दायरा है, कराची एक बड़ा शहर है, 90 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी है, और ये 18वीं तरमीम के बाद ये काम सूबाई हुकूमत ने करना था, लेकिन इस बजट के अंदर कराची के साथ मजाक किया है। उसके लिए पैसे सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे हैं इन्होंने कराची वालों को इस साल। यानी K4 मंसूबा जब मुकम्मल नहीं होगा तो आप क्या समझते हैं कि इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा सिर्फ टैंकर माफिया को होगा, इससे फायदा सिर्फ हाइड्रेट माफिया को होगा। इसके नतीजे के अंदर कराची वालों को वो पानी जो नलकों में मिलना था, अब वो टैंकर के जरिए से खरीदेंगे। हम घर पर कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का बिल भी दें और फिर टैंकर भी अपने पैसों से खरीदें। ये कराची वाले टैक्स भी देते हैं, और उसके बाद फिर इनके धंधे भी कराची वाले भुगते हैं। इसलिए इस कराची को सबसे अहम जरूरत इस वक्त है वो है पानी की, और पानी के इस ना मिलने में ये कराची की और कराची के फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर कराची पे मुसल्लत MQM, पीपल्स पार्टी और पंजाब और वफाक में मौजूद मुस्लिम लीग नून, ये तीनों शामिल हैं। कराची वालों को इनसे हिसाब लेना पड़ेगा, कराची वाले इनसे पूछेंगे, क्योंकि कराची का जाहिर है ये मंसूबा खत्म करने के मुतरादिफ है कि 40 अरब की जगह पे। फारूक साहब, कराची के लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ता है, गैस के लिए सिलेंडर भरवाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं, सड़क कहीं मौजूद नहीं है, जबकि वो गाड़ियों का टैक्स भी भर रहे हैं। स्कूल में भेजते हैं जी, बच्चे हम अपने प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हाँ, तालीम, स्कूल में, सेहत प्राइवेट है, मतलब हर चीज जो है वो खरीद के लिए। इसके बावजूद नॉन फाइलर का भी टैग है, जबकि वो एक बिल पर भी 17 टैक्सेस दे रहा है, इसके बावजूद वो नॉन फाइलर है। जी, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। देखें, इस वक्त मैंने कहा ना कि कराची इस वक्त जो टैक्स देने वाले जो शहर हैं, और पूरे मुल्क आधा टैक्स, जो पूरा मुल्क टैक्स देता है, हम उसका आधा हमारा हिस्सा होता है।
हमारे पास पोर्ट मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम उसको बनाने में हम पूरे बजट के अंदर ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत का फेलियर है। सिंध हुकूमत ने जो भी बजट में इजाफा किया है वो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, उसकी परसेंटेज है, वरना वही सूरत हाल है। यानी इन्होंने इतने दिनों के अंदर S3 का सेवरेज का मंसूबा है, उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने ट्रांसपोर्ट पर, आप ट्रांसपोर्ट का हाल देखें कराची के साथ क्या हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के अंदर कराची वाले चिंची रिक्शों पर सफर करने पे मजबूर हैं। नहीं, अब तो चिंची रिक्शा बंद हो गया है फारूक साहब, आज कहीं नजर नहीं आया पूरा कराची में। क्या चीज? चिंची रिक्शा बंद हो गया है। कमिश्नर कराची ने जो बैन लगाया था 2 महीनों के लिए, आज चिंची रिक्शा कल से बंद है, कहीं पे नजर नहीं आया। आप मुझे ये बताएं कि कराची वाले किस पे सफर करेंगे? अगर चिंची रिक्शे बंद कर देंगे तो अल्टरनेट आपने क्या प्रोग्राम किया? देखें, मास ट्रांजिट जो पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके तहत इन्होंने BRT में ग्रीन लाइन बनानी थी, उसको अधूरा छोड़ दिया है, और उसके बाद उसमें बसों का इजाफा भी नहीं किया। अब तो ये 18वीं तरमीम और अब तो ये वफाक ने सूबे के उसमें कर दिया है। 2022 से 2025 गुजर गया है और इन्होंने रेड लाइन के लिए भी पैसे पूरे नहीं रखे जो रखने थे, और अब वो ऐसा लगता है कि 2029 तक रेड लाइन जाएगी और ये कराची वालों के लिए अजाब बना हुआ है। पूरा सेंट्रल खोदा हुआ है आपने, पूरा कराची यूनिवर्सिटी खोदा हुआ है, और आप इस कराची को ज्यादती कर रहे हैं। कराची साथ ये क्या कर रहे हैं? 18 साल के अंदर कुछ रंग बिरंगी बसें इन्होंने, सिर्फ 300 बसें इन्होंने दी हैं और 100 मजीद बसों का इन्होंने इस बजट में शामिल सर, तो असेंबली में आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? मोहम्मद फारूक साहब, असेंबली की सीट्स पे आप लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग आवाज नहीं उठाते सिंध असेंबली में कि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हकूक दे रहे? मुसलसल आवाज उठाता हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला कल मेरी बजट स्पीच है, मैं उसमें सारी बातें करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं देखें, इससे पहले भी हमारा मुतालबा है, जमात इस्लामी परसों हफ्ते के दिन सिंध असेंबली का घेराव कर रही है इसी पानी के मसले के ऊपर। इसी बजट के अंदर जो कराची दुश्मनी का जो मुजाहरा किया गया इसके ऊपर कराची का जमात इस्लामी का जो इस वक्त मुतालबा वो ये है कि एक मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत है पूरे कराची को। कराची को ये बसों की जरूरत नहीं है। 50 सब मुसाफिर को लेके सफर करने वाली बस जो है वो मास ट्रांजिट नहीं है। इनको पता ही नहीं है मास ट्रांजिट का। सर्कुलर रेलवे कहाँ गई? ये जो लाइट ट्रेन चलनी चाहिए इस कराची के अंदर, पूरे मुल्क में मेट्रो ट्रेन चल रही है, कराची में मेट्रो ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। ये कराची, ये सूबे सिंध की 3.5 करोड़ खवातीन है, 3 करोड़ सूबे सिंध के अंदर खवातीन है, उनके अंदर ये 1000 पिंक EV स्कूटी बांट कर समझ रहे हैं कि खवातीन को जो है वो बाइख्तियार बना रहे हैं। अच्छा, ये जहाँ जिस शहर के अंदर मर्द मोटरसाइकिल सवार नहीं कर सकते, जहाँ डंपर के नीचे आ रहे हैं, यहाँ की बच्चियों को आप पिंक स्कूटी दे के ये समझते हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर कर रहे हैं। मोहम्मद फारूक साहब की सहूलत दे रहे हैं। जी, मोहम्मद फारूक साहब, आपकी इजाजत से मैं ये कुछ जवाब लेना चाहूंगी। जाहिद मंसूरी साहब MKM से यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि वो आपकी बातों का जवाब दें। जाहिद मंसूरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं इनसे ये कहूंगा कि जो असेंबली में जो ये बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई। इनके हाफिज नईम साहब खुद मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और पूरी मराद वसूल कर रहे हैं। किस चीज पे इस्तीफा दें? ये असल में सूबाई असेंबली के मेंबर बने थे PS 130 से। अच्छा। और अभी तक जो है ना वो सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, सिंध असेंबली के। ठीक है। ये पूरे जमात इस्लामी के अमीर है ना, अब लेकिन मराद पूरी ले रहे हैं सिंध असेंबली से। आज तक उन्होंने इजलास भी अटेंड नहीं किया। और फिर उसके बाद जो है ना फिर देखें ये आवाज उठाते नहीं है। इनकी चमक के आगे जो है ना इनकी आवाज बन जाती है। फारूक साहब, आप अपनी बात बोलिएगा ना, फारूक साहब की बात मुकम्मल कर लेने दें। आप मैं अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आपने मेरे साथ पहले मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर कर लीजिएगा। पहले मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी ना। जाहिद साहब, 1 मिनट। फारूक साहब, आपने जो सवालात उठाए तो अगर साथ ही साथ जवाब, मैंने देखे हुकूमत सिंध का ये देखे जमात इस्लामी तो करप्शन की गढ़ कह रहे हैं, मराद ले रहे हैं हाफिज नईम साहब ने तो हलफ ही नहीं उठाया। हाँ, तो वही तो सारी बात तो ले रहे हैं ना वो। फॉर्म 47 पे भाई इस्तीफा दे देना, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? सिंध असेंबली से इस्तीफा दे दें। देखिए, फारूक साहब ने ये कहा था कि आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं मैं तो तमाम चीजों में। दे रहा हूँ ना, बाकी तो आप इसका जवाब दे देना। आप इनकी बात इनको चाहिए, मेरी बात सुने ना। चले, असल में मसला ये होता है ना, ये असल में ये जमात इस्लामी करप्शन की पैदावार है और ये हमेशा करप्शन का शिकार रही है और ये करप्शन के पैसा आता है। अभी देखें ना, इनके जगह जगह कैंप खुल जाएंगे,
और ये फंड इकट्ठा करेंगे और सारा सर, आपने क्या काम किया ये इलेक्शन बता देना। जी मैं इनको ये बताना चाह रहा वो था ना बता देना कि असल जो में आपने सुनते नहीं काम ना ये लोग, असल में करप्शन में इनके इतने सर, आप टू द पॉइंट बता देना जो सवाल उन्होंने सुने किया। ना, सुनने का हौसला पैदा करें ना कि जो उन्होंने करप्शन की है तो पूरी दुनिया को पता है। अब हम तो दूरबीन लगा के बैठेंगे भी जमात इस्लामी के किसी नाज़िम ने या किसी चेयरमैन ने कोई काम किया इलाके में, तो नील बटा नील है। जहाँ इनके जो यूसी चेयरमैन जहाँ बैठे ना, ये अपना ये भी यहाँ पे उनके जमात इस्लामी के नाज़िम है। आप गुलशन इकबाल का हाल देख लें, पूरा खुदा पड़ा हुआ है, पूरा हाल बुरा है, कचरे के अंबार है, पानी सेवरेज सब प्रॉब्लम चल रहे हैं सब। नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में, जहाँ सेंट्रल में तकरीबन 90% 99% इनके टाउन नाजिम है, वहाँ का हाल देख लें, पूरा सेंट्रल का हाल बुरा है। तो मकसद ये इनकी कारकर्दगी तो बिल्कुल वो वर्स्ट तरीन कारकर्दगी है। जो भी फंड आ रहा है ना, ये जो यूसी का 12 लाख रुपए फंड आता है और टाउन का तकरीबन 5-6 करोड़ आता है, सारा पैसा जा रहा है मंसूरा में। ठीक है, ठीक। अच्छा, और फिर मैं बताता हूँ जो उन्होंने सवाल किया ना, देखें एमक्यूएम ने एहतजाज किया, अभी आपकी उस पर टीवी पे स्लाइड स्क्रीन में चल भी रहा था कि एमक्यूएम ने भरपूर एहतजाज किया अपना सीन असेंबली में भी और उसमें वफाक में भी। और आज हमारे डेलीगेशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में ठीक है, नाइब वज़ीर से मुलाकात की और उनसे हमने मैं फारूक साहब से भी कमेंट ले लूं क्योंकि उन्होंने फिर जाना है। ठीक है, अच्छा फारूक साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, और कल जो आप बजट में पे तकरीर करने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, उस पर भी थोड़ा सा जरूर शेयर कीजिए। उनसे पैसे लेके पीपल्स पार्टी पैसे लेके मुंह बंद कर लेंगे, ये इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर, इल्जामात की सियासत से थोड़ा सा हमें बाहर आ जाना चाहिए। इल्जाम उन्होंने शुरू किया ना, अच्छा, इल्जाम उन्होंने शुरू किया। जी मोहम्मद फारूक साहब, जी फरमाइए। जो इल्जाम उन्होंने सर, मैं उनसे बात कर, वो चले जाएंगे आप। 36 MPs हैं जी। एक आदमी भी गैरतमंद नहीं है, एक आदमी भी इज्जतदार नहीं है, एक आदमी भी सच बोलने वाला नहीं है। वो कह देता कि मुझे तो 1800 वोट मिले, मुझे तो फॉर्म 47 के जरिए, मैं तो रात को सो गया था, मुझे सुबह उठाऊं तो मुझे पता लगा मैं एमपी बन गया। जमात इस्लामी के अमीर ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहा कि मैं नहीं जीता हूं, मुझे वोट नहीं मिले हैं फॉर्म 47 के, फॉर्म 45 के। मंसूर साहब, बात मुकम्मल कर लेंगे, फिर बात करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप दो बात करेंगे तो कुछ कोई भी नहीं सुन सकेगा ना। आप थोड़ा सा खामोश हैं, वो बात कर ले, मैं आपका जवाब कराची के साथ मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे जो कुछ हो रहा है उस कराची के साथ, सर आप ज्यादती के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि नून लीग ने तो कभी कराची के लिए कुछ किया ही नहीं है ना। ये तो अपने आप को यहाँ का चैंपियन कहते थे, अब ये काउंसलर की जमात भी नहीं है कराची के अंदर, इसलिए ये कराची से भाग गए थे हमारे इलेक्शन में। 12 घंटे पहले इन्होंने जो है वो बाइकाट का ऐलान कर दिया था। तो ये तो अब कंसीडर ही नहीं होते ना, मैं तो इनकी बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग पे। अच्छा, सिर्फ अय्याशी कर रही है, बस जो इनको मिल रहा है अय्याशी के लिए वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको तो वोट ही नहीं मिले, तो इनको अय्याशी के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे, सिर्फ तनख्वाहें मिल रही हैं, इनका और कोई काम नहीं है। आड़ियां जाड़ियां लगी हुई हैं, असेंबली में बैठे हैं, खाली इस्लामाबाद के टूर कर लेते हैं, जहाज में बैठ के चले जाते हैं, वरना इनके तो जूतियों में दाल बट रही है, इनके मरकजों के अंदर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरों के नारेबाजी करते हैं। ठीक है, ये कंसिडर नहीं हो रहे इस वक्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कराची के लिए लेने में पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर की शामिल है। कराची के लिए कुछ नहीं ले सकी कराची, इसलिए मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है, कराची के साथ ज्यादती कर रही है और जानबूझ के ज्यादती कर रही है। ठीक है, ये आपस में कार्ड खेलते हैं। जमात इस्लामी कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह, और हम हर महाज पर, हम असेंबली के अंदर भी, हम अदालतों के अंदर भी, हम चौक और चौराहों के अंदर भी कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। अहलियाने कराची जमात इस्लामी के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इस तरह इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा से भी हमारा राब्ता हो गया, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब से, PTI से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सलीम सिचवानी साहब, आप भी इतनी देर से ये गुफ्तगू और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला देख रहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ही कसूरवार है इस तमाम तर सूरत हाल की? देखिए, अभी कसूरवार तो नेचुरली बात है, जो हुकूमत में है 18 साल से, तो वो है 18 साल की तो कसूरवार है ना। ठीक है, हालांकि ये मसला तो उससे पहले का है, मगर 18 साल में इन्होंने अगर ये मसला हल नहीं किया तो उसका कसूर तो उनके ऊपर आता है। कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। इस वक्त आप देख लें, अगर पानी को, अगर केफुर मंसूबे को हम साइड पे भी रख लें
तो पूरे कराची के अंदर कोई प्यासा नहीं रह रहा है, टैंकर के जरिए पानी मिल रहा है, किसी न किसी जरिए से उस तक पानी मिल रहा है। तो असल चीज तो ये कि टैंकर्स को बंद किया जाए, टैंकर्स के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, हाइड्रेंट्स के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और आवाम तक किस तरह पानी पहुंचे उसका सोचा जाए। अब ये K4 मंसूबा सुनते सुनते कान पक गया और इस दौरान में टैंकर माफिया और हाइड्रेंट माफिया जो वो माल बनाया जा रहा है और हम K4 करके रो रहे हैं। पानी तो पूरे शहर के पास आ रहा है। इस मसले को हल करना है तो टैंकर माफिया मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, हाइड्रेंट मुकम्मल तौर पर बंद होने चाहिए और कहाँ कहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक पानी पहुँचाने के इंतजाम होने चाहिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसके जिम्मेदार है। अगर वो टैंकर फ्री कर दे तो टैंकर माफिया खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। एक तजवीज थी आवाम की तरफ से, इसलिए मैंने बात कर ली। हाँ बिल्कुल, आप इत्तफाक करेंगे टैंकर फ्री कर दें, मगर टैंकर फ्री कैसे कहेंगे, टैंकर तो प्राइवेट चल रहे हैं। अच्छा कहीं ना कहीं कोई पीछे तो है, अगर 100% कहीं कोई पीछे है। ठीक है, नीचे लेवल से लेके मिनिस्ट्री तक जब पैसे जाएंगे और उनके जेब गर्म हो रही, करप्शन का बाजार रच रहा होगा, तो आप पता है आवाम तो उसी में हमेशा पिसती हुई आई और आज भी इसी करप्शन में पिस रही है। ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा ने मैं ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। अच्छा, बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। बात हम कर रहे हैं वही कराची के मसाइल है, लेकिन बजट आने से पहले काफ़ी शोर था कि कराची को बहुत कुछ मिलने वाला है, कराची के शहरियों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन जब बजट आ गया तो हमें पता ये चला कि कराची के अवाम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं पर भी कोई भी चीज़ अवामी मफाद में नज़र नहीं आ रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर ज़रूर फरमाइएगा। मैं चाहूँगी कि आपसे इस पर ज़रूर मैं कमेंट करूँ। शुमाइला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बजट को जरूर एक दफा रीड करें। सुनी सुनाई बातों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। आपको खुद पता है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जिस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। अगर मैं सिर्फ तरक्याती बजट की बात करूँ शुमाइला, तो 65 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे सिर्फ कराची के लिए एलोकेट किए गए, जो कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबों में बजट पेश हुए किसी एक सूबे में भी इस लेवल का बजट जो है वो पेश नहीं किया गया कि इतनी बड़ी रकम जो है वो सिर्फ एक शहर के लिए तरक्याती मंसूबों के लिए रखी गई है। इसी तरह अगर आप हेल्थ सेक्टर पे जाएं तो जो पिछले साल का बजट था उससे 12.9 या 12.8% बजट को बढ़ाया गया है। इसी तरह एजुकेशन में 10 से 12 से 15% जो है वो बजट को बढ़ाया गया है। हर सेक्टर पे हमने बजट को बेहतर करने की कोशिश की है कि जो जो कोताहियां हमारी पिछले बजट में रह गई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी बेहतर तरीके से हल किया जा सके, हम बेहतर तरीके से शहर को सर्व करें। तो ये कहना कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा, मुझे लगता है बड़ी ज्यादती होगी कि बजट पढ़े बगैर जो भी मेरे भाई बजट मैंने बिल्कुल पढ़ा है तहसीन साहिबा, ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि पूरी ट्रांसमिशन की है और बहुत सारे माहिरीन और मईशत के माहिर भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत से सवालात उठे हैं तहसीन साहिबा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बजट रखा गया है और लगा कितना पिछले बजट में और अब आइंदा आने वाले बजट में क्या लगने जा रहा है, ये भी बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल अच्छा चले इस पर भी ज़रूर बताइएगा। अभी कमिश्नर कराची साहब ने ये कह दिया कि चिंची रिक्शा बंद होना चाहिए और आज मैंने देखा पूरे कराची में कहीं पर भी किसी भी इलाके में चिंची रिक्शा नहीं था, 5 सीटर कहीं पे भी नहीं चल रहे थे। बहुत खुशी हुई कि बड़ा अच्छा ट्रैफिक का फ्लो था और सुकून से सब चल रहे थे। लेकिन एक जगह कोई दुख भी हुआ क्योंकि बस स्टैंड पे बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग जो कि चिंची रिक्शा में जाते थे, वहाँ पे वो बच्चियाँ, वो बच्चे स्कूल कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटी के, एकेडमी के या फिर गरीब मजदूरों को भी हमने वहाँ पे इंतज़ार करते हुए देखा जबकि बसेस नहीं आ रही थी। तो मुतबादिल क्या दिया चिंची रिक्शे को बंद करने के बाद, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए, कोई भी चीज में ओवरनाइट खत्म करने के तो फेवर में हमारी पार्टी कभी भी नहीं होती। हमें भी पता है कि जो अगर चिंची भी चला रहे हैं तो वो भी गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो अगर कमिश्नर साहब ने ये फैसला किया और उसकी जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो भी गई है, तो अगर आपने ऑल्टरनेट मुझसे पूछा तो आपको भी पता होगा कि कराची में, पूरे सिंध में ओवरऑल, लेकिन स्पेशली कराची में जिस तरह का एक ट्रांसपोर्ट का इनकलाब आया है जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलता, कि ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस है, पीपल्स इंटर
इंट्रा-सिटी बस सर्विस के तहत जो है कराची में 11 रूट्स पर शुमाइला जदीद AC बसेस चलाई जा रही हैं। पिंक बस सर्विस आपके सामने इसकी एग्जाम्पल है कि पूरे पाकिस्तान में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती कि खवातीन के लिए एक बिल्कुल सेपरेट पीपल्स बस सर्विस चलाई है हमने। ऐसे माहौल में कराची का आपको खुद पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह हीट वेव का किस कदर किराए भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, ऐसे मौकों पे ऐसी AC बसेस, ऐसी ये चीजें अपने आवाम को ही सर्व करने के लिए। तहसीन साहिबा, जाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में और वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि उस कराची का पता दें, उन्होंने जाना है वहाँ पे विजिट करना है उस कराची में जहाँ का आप जिक्र कर रही हैं। ये नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे क्योंकि जो 35 साल इनके हाथ में कराची रहा है ये वो कराची बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नहीं गिरती। लेकिन मुझे अब जब बात सवाल किया तो मुझे प्लीज जवाब देने की हिम्मत रखिए। यहाँ पे अब रोज 100 लाशें नहीं गिरती, यहाँ पे भत्ते की पर्चियां नहीं जाती, यहाँ पे लोगों को शनाख्ती कार्ड देके अब मारा नहीं जाता, यहाँ पे भत्ते की पर्ची पे 250 लोगों को फैक्ट्री में जलाया नहीं जाता। तो यकीनन इनके लिए एक नया कराची है, इनको पता ही देना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बेहतर कराची है। ये बहुत यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो अगर कोई सुबह नौजवान घर से निकलता है तो उसे पता होता है कि वो घर वापस आएगा, क्योंकि इनके दौर में तो जो सुबह जाता था उसकी लाश ही घर आती थी। तो यकीनन इनके लिए नया कराची है। इनको पता बताइए कि अब ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची है, जो कि एक बेहतर कराची है, एक प्रोग्रेसिव कराची है, जहाँ तरक्की नजर आ रही है। यहाँ से बातें नहीं है, यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं बसाए गए हैं क्योंकि इनके दौर में तो सिर्फ कब्रिस्तान बसाए गए थे, पार्क भी खाली हो गए थे, सिर्फ कब्रिस्तान भरे जा रहे थे। तो अब माशाल्लाह से हमने जो है वो पार्क को भरा है, हमने शहर को रोशनियों का शहर दोबारा बनाया जो खत्म हो गई थी। तो यकीनन इनको आपने बहुत अच्छी बात की कि इनको वो कराची पता ही नहीं है ना बेचारे को। अब यकीनन जब एक अच्छे कराची में इनको निकलेंगे, इनको पता बताइए आप कि पीपल्स पार्टी का कराची इनको देखना चाहिए। अच्छा तहसीन आबदी साहिबा, सिंध असेंबली के बाहर आज सरकारी मुलाजमीन बड़ा एहतजाज कर रहे थे, बड़ा शदीद वहाँ पर एहतजाज था, नारेबाजी हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि हमारी तनख्वाहों में 40% जो इजाफा किया है सिंध गवर्नमेंट ने, हमें 50% चाहिए क्योंकि उसमें कोई डिस्पेंसरी अलाउंस नहीं है। तो इस बारे में तजावीज़ दी गई थी लेकिन बजट में उसको कंसिडर नहीं किया गया। देखिए शुमाइला, हमारे ऊपर कितना प्रेशर है ये बात तो आपको भी पता है ना कि इंटरनेशनली या IMF का जितना प्रेशर है, अपने वसाइल में रहते हुए ही चीजें बनाई जाती हैं। अपने घर का भी जब हम बजट बनाते तो हम अपनी आमदनी को देख के बनाते हैं ना। ये तो पूरे सूबे के बजट की बात हो रही है। हमें पता है कि हमें MSP की रकम पूरी नहीं मिल रही है। हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट वफाक ने शुरू किए थे, जो कि वफाक को पैसे देने थे, वो पैसे नहीं दे रहा है। आप देखिए, आप ही हमसे क्रिटिसाइज कर रही है कि कराची में ये काम नहीं हो रहा, ये K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये सारे ये मोटर वे पे बड़ी तरक्की आ रही है कि जी लाहौर से आए तो बड़ा अच्छा होता है, सक्कर के बाद सब कुछ बुरा हो जाता है। तो भाई ये मोटर वे जो है ये NHS से बनाना है, ये फेडरल की जिम्मेदारी है, इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। एग्जीक्यूशन हमें करनी है लेकिन फंड तो फेडरल को देने, इसमें भी सिंध के साथ जितनी ज्यादती हो रही है। अगर आप देखिए AGP या PSGP में जो फेडरल के फंड्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन प्रोविंस को करनी होती है। तमाम सूबों को जो है वो एग्जीक्यूशन का इख्तियार दिया है सिवाय सिंध के। तो अगर फेडरल हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है उसकी बेस पे हर चीज पे इफेक्ट आएगा, हर चीज हमारी कि हम नहीं। मैं अगेन वही कहूंगी कि आप जब घर के बजट बनाते हुए इतनी नाप तोड़ से चीजें रखी जाती है, बहुत बड़ा सूबा है, ये बहुत बड़ा शहर है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें देखनी चाहिए। तरकीब जरूर करें लेकिन उस तरकीब को थोड़ा पढ़ के करना चाहिए। जो भी हमारे पोजीशन के भाई। अच्छा तहसीन आबदी साहिबा, आपने ये बात की कि बहुत बड़ा सूबा है और जाहिर है यहाँ पर काम करने के लिए भी ज्यादा वसाइल भी चाहिए और ज्यादा तवज्जो भी चाहिए, ज्यादा अफरादी कुव्वत भी चाहिए, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी और भी बड़े मामलात में अफरादी कुव्वत का भी बड़ा फुकदान है। ठीक कहा आपने। MKM ने असेंबली इजलास में एक सजेशन दी थी और MKM के रुकन सिंध असेंबली ने ये कहा था कि हमें मजीद सूबे बनाने चाहिए, जिसको आप लोगों ने अपोज किया था। क्यों? देखिए, सूबे बनाने की बात ये लोग पता नहीं, ये सिर्फ एक नफरत अंगेजी के तौर पे फैलाई जाती है ये बात। जब इनके पास ऑल एंड ऑल था, मुशर्रफ का दौर था इनके पास, ये हमेशा से बड़ा सूबे का रोना रोते हैं ना। मुशर्रफ का जो जमाना था शुमाइला, आपको भी याद होगा कि ये ऑल एंड ऑल थे, ये कुछ भी कहते थे, ये दिन को रात कहते थे ना, तो ये मुशर्रफ के दौर में इनका वो दिन रात बन जाता था। उस जमाने में उन्होंने सूबे की एक आवाज नहीं आई, मुझे नजर नहीं आई। अगर और रिकॉर्ड है उन सालों में तो यकीनन ये भाई मुझसे MKM हमसे शेयर करे। उस जमाने में जो हर फैसला इनका माना जा रहा था, इनकी पूरी चारों हाथ पांव इनके घी में थे,
उस जमाने में सूबे की बात क्यों नहीं उठाई इन्होंने? अब ये नफरत फैलाने के लिए, भाइयों से भाइयों को लिसानी फसादात कराने के लिए, सिंधी महाजिर, कभी पठान महाजिर, कभी बलोच महाजिर, तो निकलना चाहिए सियासत से। सियासत में कुछ नहीं रखा। अब आप खुद देख लें कि मुत्तहदा से एक मोहल्ला कौमी मूवमेंट बन के रह गए इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं नफरतों की वजह से कि लोग इनकी सियासत को पहचान गए। लोग इनके छोड़ के इसीलिए जाते हैं कि वो समझ गए हैं कि जी ये सिवाय लड़वाने के, सिवाय लाशें गिराने के इनके कुछ बिकता नहीं है। अब आप बताइए, जिस तरह असेंबलियों में आए कि वोटर परेशान है कि हमने तो वोट दिए नहीं है, असेंबलियों में आ कैसे गए? तो ये इनको तो आपको पता है किस तरह इनको लेके आया गया है। अच्छा। इनका तो मैंडेट है ही नहीं। ठीक है, अपने मैंडेट के तमाम पहले रोना रोते थे कि जी बड़े फैक्शंस हैं, इसलिए हार गए, ये हो गया, सारे फैक्शन इकट्ठे हो गए, फिर भी लोकल गवर्नमेंट का तहसीन आबदी साहिबा, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी। मानसून आने वाला है, क्या तैयारियां की गई हैं नालों की सफाई के हवाले से? ये भी जरा अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि आवाम तो बहुत ज्यादा परेशाान है। करीमाबाद का ब्रिज बन रहा है और बहुत ज्यादा मैस है वहाँ पे। उनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है कि जो बड़े नाले हैं, कराची में 8 सबसे बड़े नाले हैं। अच्छा। तो उन तमाम नालों की सफाई के लिए टीम्स काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि हम सबको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जिस तरह ईद उल अजहा के मौके में शुमाइला, अगर आप शहर में निकली हो, आपने देखा हो कि बिल्कुल मैंने विजिट किया है, वो 1 लाख टन से ज्यादा अलाइशें 24 घंटे में जो है वो उठाई गई है। उसके अलावा 1128 जो सर्विस थी कि अगर कोई भी कंप्लेन आई है तो उसके विद इन 2 to 3 आवर्स जो है उसको रिस्पॉन्ड किया गया है। तो जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, आपको बड़ा चेंज नजर आएगा। सफाई में अगेन वही सफाई हमेशा होती थी, इसमें गवर्नमेंट हमेशा करती थी, लेकिन हमारे कुछ भाई वही कि जिनको एक कराची को सुकून में नहीं रहने देना है कि वहां जाके उसमें बजरिया डाल देते हैं, उसमें पत्थर डाल देते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं कि वो शहर जो है कभी सही रहने ना पाए। तहसीन साहिबा, तमाम चीजें भी ऑन रिकॉर्ड है। जी ठीक है तहसीन साहिबा, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपके सवालों के जवाब बिल्कुल हम जाहिद मंसूरी साहब से लेंगे। जाहिद मंसूरी साहब, तहसीन आबदी साहिबा ने बहुत अहम सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब आपके दौरे हुकूमत में जब आपके पास सारा कंट्रोल था, और ये बात हकीकत है और ये अक्सर आवाम भी ये सवाल करती, उस वक्त आपने ना ही कोटा सिस्टम की बात की, ना ही आपने सूबे की बात की, क्यों? अच्छा देखिए, मैं पहले इनकी बात जवाब दे दूं। जितनी बातें उन्होंने बोली सब सब झूठ पे मुबनी है। अच्छा। देखिए, मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची है, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शोकाज जारी किया कि तुम अलाइशी उठाने में नाकाम हो गए हो, हम तुम्हें इतना पैसे दे रहे हैं। ये बहुत ऑन रिकॉर्ड है और ये तमाम मीडिया पे बात आई है कि मुर्तज़ा वहाब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शोकाज नोटिस जारी किया। अच्छा। ये शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है। नंबर एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात उन्होंने बात की लाशें गिराने की। देखिए, एमक्यूएम पे से बहुतान है, इल्ज़ाम है। सबसे बड़ी बात ये कि ये अपना बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 97 में मुअत्तल की थी, फारूक लगारी उनके अपने सदर ने किस बात पे की थी? मावरे अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में उन पर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया था। इल्ज़ामात की सियासत तो खैर हम लोग नहीं, उन पर बाकायदा कानूनी तौर पर जो उनकी हुकूमत डिसॉल्व की गई थी, फारूक लगारी किसका था? पीपल्स पार्टी का सदर था और वो सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत डिसॉल्व की किस बात पे की थी कि तुमने मावरा अदालत कत्ल की है, किसके की है? एमक्यूएम के कारकुन ने कत्ल किए। तो इस बात पे उनकी हुकूमत डिसॉल्व की थी। नंबर 2 बात आप जल्दी से जवाब अगर दे दें, वो कोटा सिस्टम और उसका वक्त नहीं है ना, 2-3 बातें आपकी बात कट जाएगी। जी, 2-3 बातें जो थी ना, वो उसकी मैं उनके जवाब दे रहा था कि जो कत्ल का इल्जाम तो हम पे तो बहुतान है, इन पे तो साबित हो गया था। सर चलें फिर अब छोड़ दें बातों को, वक्त ही खत्म हो गया। हम भी पढ़े हैं राहों में। मुशर्रफ दौर में खत्म हो गया, मतलब आप जल्दी बताएं ना। मुशर्रफ दौर में जो बात कर रही है, देखिए मुशर्रफ दौर में जो बात कर रही है कि असल में होता ही है कि कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आइन कौमी असेंबली में। ठीक है। और जब मुशर्रफ दौर में का मुतालबा क्यों नहीं किया? हाँ, अच्छा, सूबे के मुतालबा ये होता है कि सूबे का तरीक़ाकार ये होता है कि पहले हम पेश करेंगे असेंबली में, सूबाई असेंबली में, ठीक है, फिर सूबाई असेंबली से जाएगा वफाकी असेंबली में, ठीक है, कौमी असेंबली में, वहां से अप्रूव होगा, फिर वापस सूबाई असेंबली में आएगा। ये तरीक़ाकार होता है। आज सूबाई असेंबली में उसका जो सिंधी नेशनलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने इस चीज को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। एमक्यू ने पूरी कोशिश की कि उस वक्त आवाज भी नहीं उठी। आवाज उठी, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, सलीम सचवानी साहब से बात करते हैं, सिर्फ 1 मिनट रह गया। सलीम सचवानी साहब बताइए क्या कहते हैं? तहसीन आबदी साहिबा ने आधा सच तो कह दिया। अच्छा, कि ये आप फॉर्म 47 से आए हुए हैं, ठीक है, इनको अवाम ने वोट नहीं दिया, मगर वो पूरा सच भी बता देती कि अवाम ने किसको वोट दिया था।
आप बता दें। पूरे शहर को, पूरे मुल्क को पता है कि अच्छा। पीटीआई को वोट दिया था, इमरान खान साहब को वोट दिया था। अच्छा। और इसके अलावा अब ईद उल अजहा पे जो सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो मैंने इसमें कोई कारकर्दगी सॉलिड वेस्ट की नहीं देखी। मैंने इलाके के काउंसलरों को, इलाके के चेयरमैन और नायब चेयरमैन को, मैं बेचारों को गलियों में धक्के खाते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि लोग फोन इन्हीं को कर रहे होते थे। अब वो कहाँ से गाड़ियां ला रहे थे, इख्तियार नहीं था, कहाँ से गाड़ियां ला रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, वो इन्हीं को पता है। मगर फार होते हुए पर्सनली तौर पे इन्होंने काम किया, और जिसकी वजह से थोड़ी बेहतरी थी। और सॉलिड वेस्ट को जो 10 अरब से 20 अरब किए गए हैं, उसके बाद से तो काम बिल्कुल बंद हो गया सॉलिड वेस्ट का। तो बेहतर है कि वो 20 अरब रुपए इन्हीं काउंसिल्स को, चेयरमैन को इलाके के कामों के लिए दे दें, ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सके। बहुत अच्छी तजवीज है ये, बहुत अच्छी तस्वीर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं। इसी के साथ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया जाहिद मंसूरी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। वक्त अब बिल्कुल खत्म हो गया है, बड़ी माजरत, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहिबा के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सियासत आवाम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, ना कि फासले पैदा करने के लिए। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइरा नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।